नमस्कार जी। मैं अमित बैनर्जी यही प्रयागराज से, और हमारे साथ में इत्तफाकन दो एडवोकेट्स बैठे हुए हैं। ये अभिषेक मिश्रा जी हैं, बार काउंसिल में जुड़े हुए हैं, काफ़ी चर्चित हैं और उत्तर प्रदेश भी देखते हैं। आप हैं सुधांशु एडवोकेट, ये हाई कोर्ट में है, वेरी सीनियर एडवोकेट। इन लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, ये बहुत और बड़ा रोचक बातचीत जो हो रहा था, तो वो इसी सिलसिले में आ रहा था कि चुनाव काफ़ी गर्मी बनी हुई थी, हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, तो मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। तो अभिषेक जी और सुधांशु जी, हालांकि हमारी पत्नी भी बगल में संगीता बाली जी, तो इस चर्चा में अगर चाहे तो वो भी शामिल हो सकती हैं। तो चर्चा में मैं पहला सवाल उठा लेता हूँ, सुधांशु जी से पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है चुनाव का, तो अगर कह लीजिए आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो भी है, सामने हम टीवी पे देख रहे हैं मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं रामलला को, तो हम इस समय चुनाव के कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम वाकई में उनकी जो गाड़ी है गाज़ियाबाद पहुंच गई है 400 आंकड़ा पार होने का, या अभी वही फतेहपुर में है? मेरे हिसाब से पहुंच रही है, अभी बीच में अटकी हुई है, और अटकने का मेन कारण है वो अभी सहारा ले रहे हैं, राजनीति का तो सहारा ले ही रहे हैं, साथ में साथ वो धर्म नीति का भी सहारा ले रहे हैं। धर्म नीति का सहारा लेने का उनका सबसे मेन मकसद है, जो कि जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो जनता है वो धार्मिक है और राजनीतिक तो है, बट धर्म को राजनीति के साथ जोड़ते हुए उसको परिप्रेक्ष्य में लेते हुए मुझे लगता है कि इंडिया की जनता जो है, भारत की जनता, इसीलिए धर्म नीति को ज़्यादा प्रभावित मानती है, और मोदी जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मोदी जी को इस नीति को आगे लाने में, राजनीति के साथ जोड़ के उसको आगे ले जाने में काफ़ी सहारा हमारी भारत की जनता कर रही है। नहीं, अच्छा जवाब दिया आपने। अब सुधांशु जी, मोदी जी को हम 10 वर्षों से देख ही रहे हैं, उन्होंने जो विकास प्रयास तमाम तरह के काम किए हैं, तो हमेशा प्रधानमंत्री के पास में कई प्राथमिकताएं होती हैं, और साथ ही साथ में और कई इस तरह का, जैसे कहते हैं प्राथमिकताओं के साथ में चैलेंजेस भी होते हैं जी। विपक्ष को तमाम चीज़ें करना और ये सब। तो इन सब, जैसे कोई भी प्रधानमंत्री के समय में इतना बड़ा कोविड काल नहीं आया था जो कि प्रधानमंत्री के रहते हुआ, और बड़ी तरीके से उन्होंने मैनेज भी किया। अब उसका प्लस माइनस होता है, कई लोगों की मौतें भी हुई, तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई। इन सब को दौर के करते हुए भी गाड़ी उनकी पहुंच रही, जैसे आप भी कह रहे हैं। तो इन सब का जो मेरा मेन मकसद कहने वाला है, जो आज के चुनाव में, जैसे 2019 का चुनाव देखा गया है, तो क्या मोदी का वेव या मोदी का फैक्टर है? हम मोदी के वेव को लेके चल रहे हैं? आप भी अभिषेक जी बताइए। मोदी का वेव तो आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं, जो इंटरनल जो जैसे गांव है, जो हमारे शहर है, वहाँ से जो हमें चीज़ें निकल के मिल रही हैं, तो लोगों का मोदी वेव से कोई भी सीधा रिलेट नहीं करता। तो ये जो आंकड़ा, जो ये 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, बाकी मोदी जी ने काम अच्छा किया, विदेश नीति की सबसे बेहतरीन की, इसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। और धर्म नीति और बाकी जो इनके एजेंडे थे उस पर भी उन्होंने सारे काम किए। धारा 370 हटाई, राम मंदिर जो इनका पूरा घोषणा पत्र था चुनाव के दौरान, सारे पे इन्होंने काम किया और सारे जनता के समक्ष है। तो लेकिन अब ये जो गठबंधन, इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये एक सारे लोग एक होकर, तो थोड़ा सा पोलराइजेशन हो रहा है इंडी गठबंधन की ओर, वो हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो सीटें हमारे ख्याल से जाएंगी 275 से 300, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद तो। जो 400 का नारा दिया गया था, इसी को छुपाने के लिए आप ये कि एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि कम से कम जो चीज़ें हैं तो बढ़ के चली आएँ, नज़दीक में कम से कम पहुंच जाए। अब देखिए 400 का नारा, जैसे कोई आदमी किसी घर में जाता है तो 3-4 बार घंटी में जाता है, बोला अपने 100 बार घंटी में दबाया तुम आए नहीं, तो ये एक मुहावरा टाइप हो जाता है। तो बहरहाल सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की, आपने भी अच्छी बात की। तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि समय का भी अभाव है, और आपको क्या लगता है कि मोदी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाँ बताएं।
क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय हमारी चाहे सरकारें जो भी हैं, वो सरकारें अपना वोट बैंक पाने के लिए सबसे ज़्यादा अपनी प्रभावशीलता, अपनी जो उन्होंने काम किया है, और जैसे होता है कि सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाते हैं, अपनी सारी अच्छाइयाँ, वो जो बैकड्रॉज जो हैं उसको वो कभी बताते नहीं, या वो बताएंगे नहीं कि हमने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तो फिलहाल वो तो पुरानी बात है। मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां, चाहे मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा भी इस समय सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो भले ही वो सारे अच्छे काम किए है, नो डाउट, और उनके चांसेस भी अच्छे आने वाले टाइम में शायद चांसेस हैं भी उनके बनने के, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो दिख रहा है मोदी का फैक्टर, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है धुंधला दिखता नज़र आ रहा है। क्योंकि भालते हैं, मानते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो मतलब अगर आपसे प्रभावित नहीं हो पा, अगर आपसे सीधा पूछा जाए तो ये चुनाव 2019 के मामले में 2024 का चुनाव ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ये उसकी परीक्षा भी होगी तीसरी बार आने का, नो डाउट। और ये तीसरी बार आते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह उनका तीसरी बार, बिल्कुल, और वही उनका शायद फोकस भी होगा, तीसरी बार हम जब चलेंगे। और हम जो देखते हैं इनका सब कुछ काम होने के बाद, अच्छा चलिए चल के लिए मान लेते हैं कि मोदी आ जाते हैं, मान लीजिए तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या ये संभव है कि मोदी 2029 में भी आएगा, 2034 में भी, उसके बाद में आएगा? ये संभव है क्या? तो एक पड़ाव तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऐसा उत्तराधिकारी जिसको चुनना पड़ेगा। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं हाँ ठीक है मोदी आएगा, उसके बाद क्या तब भी हम मोदी के को ही लेके सोच रहे हैं? तो हमारे पास विकल्प क्या बन रहा? विपक्ष की बात करते हैं तो जैसे आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, हमें नहीं मालूम इंडिया अलायंस का कितना तक विपक्ष खेल सकता है, जैसे खाना होने की बात करते हैं। तो क्या अगर थोड़ी देर के मान लेते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम भी बीजेपी के साथ में वोट देते हैं, तो क्या मोदी के बाद में हम किसी को सोचते हैं? हाँ, आप सोचते हैं? हाँ, कौन? बिल्कुल। देखिए मोदी, मैं जो मानता हूँ कि अब तक जब से हम लोग देखते आ रहे हैं, पहले भी भाजपा बहुत बार सरकार आई है सत्ता में, बट मोदी जैसा काम शायद मुझे लगता है भाजपा में और भी नेता थे पहले भी, उन्होंने नहीं। करेक्ट, सही, नो डाउट। भले ही भाजपा में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जो काम मोदी ने किया है वो काम मोदी के अलावा भाजपा में किसी नेता ने नहीं किया। सही कह रहे हैं। बट लेकिन अभी वर्तमान समय में मोदी का एक दूसरा चेहरा भी बनने लायक है, जो मैं सीधे बोलता हूँ, नितिन गडकरी, नागपुर में। नो डाउट उसके अंदर वो क्वालिटी, वो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों उसके अंदर है, जो शायद मैंने सुना भी है कि उनका जो व्यक्तित्व है, हाँ, जो प्रोफाइल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। और मुझे लगता है कि जो अमित शाह जी ने बोला था कि 2047 में भी हम रहेंगे, तो 2047 में भाजपा डेफिनेटली रह सकती है, लेकिन अगर नितिन गडकरी को सत्ता में प्रभावी रूप से लाया गया तब। आपका क्या कहना है अभिषेक मिश्रा? क्योंकि मैं उसके बाद में आखिरी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, जो रोड मैप जैसे भाई हमारे बता रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी रह सकती है, तो इसमें मुझे संशय ये 40-60 का रेशियो है, तो मैं 30-70 है। 2029 को मैं मान सकता हूँ कि एक बार बीजेपी फिर से अगेन कम बैक करेगी, क्योंकि जो बैक पीछे जो काम हो गया है, इतना ज़्यादा अच्छा काम हुए हैं, क्योंकि चाहे देश नीति रही, चाहे अपराष्ट्र नीति रही, धर्म नीति, सारे पे अच्छे काम हुए हैं। तो ये फैक्टर ही जो है 2024 चुनाव में भी आ गई है, इसीलिए अभी भी बीजेपी इसमें गेन कर रही है। लेकिन 2029 में ये रेशियो थोड़ा सा डगमगाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी जो बीजेपी का है, मोदी फेस वैल्यू कहाँ से आई? क्योंकि विपक्ष के सामने भी सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि उनके पास पीएम की फेस वैल्यू है ही नहीं, कोई भी नहीं है पीएम कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते। एक प्रियंका गांधी के लोग कह रहे थे, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, किस वजह से नहीं किया जाता है वो इंटरनल उनका विषय है। तो मैं यही कहूँगा कि 2029 तो आ सकते, उसके बाद का संशय। बिल्कुल, मैं आपके उसी परिप्रेक्ष्य में आखिरी सवाल पूछने वाला था कि मान लीजिए थोड़ी देर के जो इंडिया अलायंस की बात करें, जैसे आपने स्पष्ट भी कर दिया कि विपक्ष जो है, अगर ख्याला होने की बात सक्सेस होती है, क्या वाकई में हमारे पास में कोई चेहरा है
कि नहीं? आपके दिमाग में कोई चेहरा सामने आता है? अलायंस के समय हाँ, कोई अब मान लीजिए कि मोदी का नहीं आता है, वर्चस्व नहीं बनता है, जो भी आप कह रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई चेहरा सामने हो सकता है जिसके लिए कॉन्सेंसस हो, कोई ऐसा उभर के नहीं और है दिमाग में? अभी फ़िलहाल जो मैंने अभी कहा कि मोदी के बाद जो चेहरा मुझे जो नहीं, दिखता अब है बीजेपी की वो बात नहीं ओनली कर- मैं भाजपा की बात किया था। हाँ, मैं हमने- जानता हम- हूँ। हम अगर मैं कह रहा हूँ अलग अलायंस में अगर ये कांग्रेस के साथ जाती है, मे बी, हाँ, मे बी तो कोई चेहरा कौन सा होगा? कांग्रेस के साथ क्या राहुल गांधी, प्रियंका? मैं जहाँ तक मुझे लगता है राहुल से इज़ बेटर देन प्रियंका, इज़ बेटर देन राहुल। रीज़न क्योंकि उसकी जो विजुअलिटी है, जो क्या आप प्रियंका को इंदिरा के रूप में देखते हैं? यस, नो डाउट। चलिए, आपका क्या विचार? उनकी झलक जो है, इंदिरा गांधी की झलक प्रियंका पे काफ़ी उनके कार्यकर्ता भी देखते हैं, जो देशवासी वो भी, और काफ़ी डिमांड अगर है। आप प्रियंका को इंदिरा के रूप में देखते हैं, वैसे और भी कोई चेहरा है जिसको आप मोदी के रूप में देखते हैं? मोदी के रूप में तो ऐसे ही थे सरो बीजेपी में देखा जाए। क्या योगी जी के चेहरा है? योगी जी सिर्फ स्टेट लेवल के लीडर हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्यों योगी जी को आप सेंटर में नहीं चाहेंगे? सेंटर में चाहे, लेकिन सेंटर देखिए, यूपी एक अलग राज्य है, वहाँ की विविधता सारी डिफरेंट है। हमें ऐसी पीएम के लिए ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो सारी कंडीशन पे फिट बैठता है। बिल्कुल सही। जैसे मोदी जी गुजरात के पीएम थे, तो उन्हें अभी जाता था गुजरात तक, फिर उन्होंने अपने को स्थापित किया। एक हर राज्य है जो इतना बड़ा विविधता वाला देश है, उसके बाद बाहर के देश जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, चाहे आपके एशिया के पैसिफिक के हो या बाहर के हो, तो उन्होंने अपने देश सबको फिट किया। और इसी की आज वो है कि हर एक आदमी से कनेक्ट हुआ। कोई भी मतलब आप मान सकते हैं जैसे पढ़ा लिखा ग्रेजुएट या मान लीजिए अनपढ़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुआ। सीधे मोदी ने कनेक्ट किया सबको, तब उनकी स्थिति ये है कि मोदी की फेस वैल्यू पे सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कि कैंडिडेट। चलिए अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बैठ के ऐसी चर्चा कर रहे थे, और जैसे हम लोग आखिरी में यही संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के वोट करिए, और जैसे लोग कहते हैं कि जलपान बाद में, पहले मतदान। और साथ साथ ये जो चर्चा हम लोगों ने किया, आमतौर पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक में हो जाता है, इस तरह की चर्चा आप लोग भी करिए, अपने जगह बैठ करके अपने विचार विमर्श करिए, क्योंकि आखिरकार वोटर जो है वही जनता है, वो चुन के करता है। और जो हमने देखा है, तो जो चुनाव की लाइन में खड़ा होता है, 2 घंटे के अंतराल में उसका माइंड इधर से उधर हो जाता है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अमित बैनर्जी प्रयागराज से, और अगर आप लोग कुछ अपना सुझाव दे सकते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब लिंक पे ज़रूर दें। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।